नाज़रीन वेलकम बैक। सईद बलोच साहब हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे थे कि ये जो सर क्रीक का जो बॉर्डर है वो क्या किस तरह से मुख्तलिफ टाइमों में डिफाइन होता रहा है। बस आप कंटिन्यू करें, आप 1924 का जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, मैं कह रहा था कि जब 1947 में जब बॉर्डर कमीशन बना तो उन्होंने बजाय उसको कि 1914 में जो सिंध गवर्नमेंट और महाराजा कच्छ के दरमियान जो एक एग्रीमेंट था, तो उसके बजाय उन्होंने वो 1924 की बात करते थे और 1925 में कोई चीज़ तय हुई दोनों से, जब सिंध बॉम्बे म्यूनिसिपलिटी का हिस्सा था। लेकिन चूंकि अब दो मुल्क बन गए थे तो दोनों मुल्कों को एग्री होना था कि भी ये बॉर्डर हमारा है। बात बुनियादी ये है कि उस वक्त भी कि आप कहीं हिस्ट्री में आप देखेंगे पांदी खान का नाम सा एक आदमी था जो वो उस ज़माने में जो ना क्या कहते हैं वो ज़मीनों की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से वो जो निचला स्टाफ होता है जो पीते लेके जाके काउंट करता है, तो वो था और दूसरी तरफ इंडियन वो था। तो वो बेचारा अपना तो काम करते थे लेकिन दोनों तरफ से जो है ना जो बड़ी लीडरशिप थी वो उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हुई कि इस मसले को सॉल्व करें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को इसके बचाया जाए। तो अब भी मौका है। मैं अभी आपको थोड़ी बात ये बता दूं कि मुशर्रफ के ज़माने में जो इस मसले पर थोड़ी पेशरफ्त हुई कि दोनों मुल्कों ने सर क्रीक के जो नक्शे सेटेलाइट के ज़रिए उसको तय किया हुआ है। अच्छा, अब सिर्फ रहता ये कि दोनों मुल्क कब उस पर एग्री कर लेते हैं, यानी बस वो उसका जो टेक्निकल आस्पेक्ट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो टेक्निकल मसला है, वो टेक्निकल तो उन्होंने तकरीबन सॉल्व कर लिया दोनों तरफ से जो हमारे नुमाइंदे थे पाकिस्तान और इंडिया के। अब सिर्फ उसको दोनों गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट कर ले तो इससे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और ये होना भी चाहिए। हाँ, इस पर मैं कौसर आमिर जैसे पॉलिटिकल वर्कर के थ्रू हम हायर लीडरशिप तक ये बात हम पहुँचाने की अपनी कोशिश करते हैं कि देखिए टेक्निकल इश्यूज आर ऑलरेडी रिजॉल्व। सियाचिन को आप आसानी से सेटेलाइट के ज़रिए देख सकती हैं, कोई आबादी वहाँ है ही नहीं। यहाँ जैसा कि ये बता रहे हैं वी डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। मुशर्रफ के दौर में अगर पेशरफ्त हुई थी और एक टेक्निकल वो सब तय हो चुका है तो अब लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। उसका क्रेडिट अगर मुशर्रफ को जाता भी है तो जाने दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब आप ये है कि ये आपकी जो लीडरशिप है वो विद द हेल्प ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर्स, बिल्कुल क्रेडिट का तो हमने कभी भी सोचा भी नहीं है, बिकॉज़ व्हाट इज द फैसिलिटेट हाउ वी कैन फैसिलिटेट इस इलाके के लोग आप ही को देते हैं, बिल्कुल हमें देते हैं और प्लस ये सब हमारे लोग हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, इनके मसले हल हो जाएंगे। नहीं, खास तौर से ये जो बेल्ट है ना जी, ये तो स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी का है। चाहे आप लोग कुछ इनके लिए करें ना करें, सही के लिए भी यही मरते हैं, जरदारी के लिए भी यही मरते हैं, इनके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है होना चाहिए। और इस जमहूरी हुकूमत से हमें उम्मीद भी है नहीं, कि इस इंसानी मसले को हल किया जाए। ये इशू को जिस तरह से वो लोग आए यहाँ पर, हमने जिस तरह से मेरे कायद ने इस इशू को उठाया है तो उठाया इस वजह से है कि इस चीज़ को लेकिन ये हालांकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पूरा उनको पता है, ये नहीं कि नहीं पता, ये बात उस वक्त उठाई इसलिए गई है कि लेट्स रिजॉल्व दिस मैटर बिकॉज दिस इज अ मैटर विच इज़ वेरी पिटी इशू। अगर इसको ख़त्म कर लें तो कितने लोगों की जान बच सकती है, कितना पैसा बच सकता है। एंड लेट्स पुट दैट मनी ऑन द टेररिज्म जो आजकल हो रहा है उसके ऊपर हम डाल सकते हैं ताकि हम और भी कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। लेट्स इन्वेस्ट दैट मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स इन्वेस्ट दैट मनी ऑन मेनी अदर थिंग विच आर द नीड ऑफ द कंट्री एट दिस टाइम। तो ये उठाया है इशू मैटर इस वजह से कि वी वांट कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल आपने जैसे सर क्रीक का बताया, जैसे आपने सियाचिन का बताया, थर्ड थिंग जिस तरह इन्होंने कश्मीर की मेरे भाई ने बात की, डेफिनेटली वी अगेन वांट कि उसका भी मसला नहीं, उसका भी मैं चाह रही हूँ कि वो भी सेटल हो जाए, वो भी हम चाह रहे हैं। अब जो जरदारी मुशर्रफ यूज्ड टू से these are small irritants, very true, are not really issues। कश्मीर में तो देखिए कश्मीरी आबादी वो एक बड़ा इशू है, बिल्कुल। यहाँ सर क्रीक में ना कोई आबादी है, देखिए छोटे से स्टार्ट होगा, वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वी गो टू ज़ी, में भी कोई आबादी नहीं है। तो यहाँ तो सिर्फ टेक्निकल बातें हैं, बिल की बात है। अच्छा, जो मैं समझता हूँ, जो जिस तरह से हम पिछले कारगिल का जो अटैक हुआ, जब बेचारे वो भी हमारे बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब, उनको भी हमें क्रेडिट देने चाहिए। एट दैट टाइम ही वाज एंजॉयिंग 2/3 मेजॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी आवाम उनके साथ थी, उनको हक भी कहा जाता, उनको ज़िया-उल-हक के बाक़ियात भी लोग कहते हैं।
पंजाबी लॉबी भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने वाजपेयी को दावत दी, बस पे वो बेचारे बैठ के आए एंड ही वाज ट्राइंग टू टेक इंडिया पाकिस्तान पीस फॉरवर्ड, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया और उसके बाद जो ज़ाहिर है एतमाद जो है वो टूट गए ना। डेमोक्रेटिक हुकूमत ही इस मसले को सेटल कर सकती है, डिक्टेटरशिप में वो सोच नहीं होती जमहूरी के मसला सेटल बने। क्योंकि पता है मसला क्या है, मैं आपको बताती हूँ तारिक साहब, मसला ये है कि हम अवामी हुकूमत जब आती है ना वो अवाम का सोचती है, जमहूरी जो भी हुकूमत होगी वो अवाम का सोचेगी। आपको तो अब फिक्र है कि वोट ही हमें उनसे मिले हुए होते हैं। जाना सही बलूच साहब के पास वोट, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कहेंगे कि भाई हमारे इलाके का मसला क्या किया, ये आपको मसला नजर नहीं आ रहा था, ये कोई सॉल्व करना मुश्किल तो नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको क्या खर्चा हो रहा था? बिल्कुल असल वो कहें कि हमारे इलाके में स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना, तो आप कहेंगे यार बजट नहीं है, इसमें तो कोई बजट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। बस पॉलिटिकल विल तो है, बट देन अगेन ये दोनों तरफ से अगर हाथ हो जाए, हमारी तरफ से तो शुरुआत है, देखिए हाथ हम आगे बढ़ाएंगे, हाथ तो उन्होंने मिलाना है ना इंडिया से, कि हमारे प्रेसिडेंट को भाई हाथ मिलाओ आके जी, वो जो कह रहा है एक शरीफ आदमी कि आप ये कर लो तो कर लो इसको, और ये हम अल्लाह करे वहां से भी ये सोच आ जाए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो फॉर इट। बोथ आर डेमोक्रेटिक पार्टीज, बोथ आर अब तो वो सोच भी नहीं है कि डिक्टेटर है तो वी डोंट हैव द ट्रस्ट ऑन दैट गवर्नमेंट। ये जो जरदारी साहब ने जो बात की वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है आप जैसे तमाम लोगों के फीलिंग का। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उन्होंने इससे पहले जैसे आपने कहा सितंबर 2008 की बात है, जब एक बहुत बड़े फोरम पे टीवी पे लाइव प्रोग्राम हो रहा था, उसमें जब उन्होंने बात की कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में हम समझते हैं कोई लड़ाई नहीं है, हम एक ही लोग हैं, आना जाना फ्री करो, तो वो अपनी जाती बात भी कह रहे थे, अपने दिल की भी ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, उनका भी दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊं। अब लड़ाई झगड़े से क्या मिल जाएगा, लेकिन he was also reflecting the feeling of all the people who have voted for him। आप यकीन करें तारिक साहब, everybody applauded, हम सब लोग खुश हो गए। सही बात है, शायद कल से यार इंडिया जाना हो जाएगा। और फिर ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई और बहुत कुछ किया भी, ये नहीं कि नहीं हुआ, there are people who want to stop this। there are so many people who don't want in between। कुछ लोग ये कमाल बना के इस प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। वी हैव टू फाइट फॉर आवर। देखिए विल पावर तो दोनों जगह पे बहुत से मौकों पे मौजूद थी, लेकिन दोनों तरफ से ऐसे ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टी और प्रेशर ग्रुप ऐसे नहीं चाहते, अच्छा जो दोनों तरफ नहीं चाहते। आपको याद होगा, आपको याद होगा वाजपेयी जब आया था मीनार पाकिस्तान पे, इसका मतलब ये कि मीनार पाकिस्तान का पर आने का मतलब ये कि आपको पाकिस्तान से तस्लीम किया। लेकिन हमारे जो यहीं के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने जाके उसको धोया कि भी एक इंडियन वजीर आज़म कैसे आया। तो ये हमारे पास और इंडिया में दोनों तरफ नफरत फैलाने वाले ग्रुप और पार्टियां मौजूद हैं। वो तो नहीं चाहेंगे कभी ये दोनों मुल्क शीरो शकर हों या आपस के मामलात खत्म, जो रंजिशें खत्म करें, वो इसी में लगे रहें। दे शुड नॉट गो अप, प्रोग्रेस ना मिल जाए। देखिए ना, ये इश्यूज में अगर फंसा के रखेंगे आप, पता है उसमें सिर्फ हमारा हाथ नहीं, बहुत से दूसरी कंट्रीज भी जो नहीं चाहती, आपको पहले भी पता भी बोल चुकी है कि nobody wants के ये जो दुनिया का छठा बड़ा मुल्क फंसा के रहेंगे तो फिर हम दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते। कोई एक बनाना रिपब्लिक, और सबसे बड़ी बात है दिस इज अ इस्लामिक कंट्री एंड न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर पावर है, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल, और इस्लामी मुल्क है। इसको उभरते हुए बहुत सारी कुव्वतें नहीं देखना चाहते। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है, 1.5 अरब के करीब आबादी है, और पाकिस्तान और इंडिया अपना बहुत सारा जो वसाइल है, जो पैसा है, जो लोगों की सेहत पे लगना चाहिए, तालीम पे लगना चाहिए, खुराक पे लगना चाहिए, वो हम जंग पे झोंक रहे हैं, हम असला खरीदने पे झोंक रहे हैं, हम बड़े बड़े जो ना असला के कारखानों को कर रहे हैं, मिसाइल और भी है लोगों के दिमाग में, सारा पैसा इंसानों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इंसान की बेहतरी के लिए एक दिमाग में और भी लोगों की चीज होती है, इस्लामिक कंट्री है तो वो कंट्री इतनी आगे ना बढ़ जाए कि आपको पता है इस्लाम का बोलबाला हो जाए, ये भी बहुत से लोगों के दिमाग में सोच है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो हमने इतना पैसा वेस्ट किया है दोनों साइड, इंडिया तो हमसे भी ज्यादा खर्च कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में इस वक्त जो है ना 50 करोड़ आदमी, एक दो की बात नहीं हो रही है, 500 मिलियन पीपल एक एस्टिमेट है, आधी पॉपुलेशन उनकी निहायत ही गरीब है, बहुत गरीब है, और उनकी 600 डिस्ट्रिक्ट में से 200 डिस्ट्रिक्ट पे ऑलरेडी कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है तारिक साहब, और अब वो कह रहे हैं कि अगले 30-40 साल में पूरे मुल्क पे कब्जा तारिक साहब पूरे ऑलरेडी दे आर कमिंग टू अ वेरी सीरियस। बहुत इंटरेस्ट बात है कि पूरे अफ्रीका की जो गुर्बत है उससे ज्यादा इंडिया में है, आबादी के लिहाज से। आप देखिए 40 करोड़, मैं तो गई हूँ इंडिया, आप इंडिया जाएं, मैं
हम कभी सोच भी नहीं सकते उस तरह से रहना। आपको पता है इनफैक्ट ऑन द स्ट्रीट्स छोटी छोटी खोलियाँ टाइप बनी हुई हैं एंड इतने लोग बैठ के अंदर है, 4-4 बच्चे हैं वो अंदर, इतनी छोटी छोटी खोलियाँ और एक खोली के ऊपर दूसरी खोलियाँ। आप देखेंगे इतना बुरा हाल है। बच्चे जो है वहाँ पर, आप जिस तरह यहाँ पर तो माशाल्लाह हम बहुत अच्छे हालों में, हमारी फिर भी मासियाँ आती हैं, मेड्स आते हैं, वो माशाल्लाह देते हैं, खाए अमाउंट खाते पीते लगते हैं, दे हैव देयर ओन नखराज एज वेल। बट देन अगेन आप वहाँ जाएं तो आप एक घर के अंदर सिर्फ खाना पीना इनको दे दें और इनको कहे फ्री काम करना है, आपने खाना पीना मिल जाएगा, दे आर रेडी टू वर्क। तो इतनी गरीबी है वहाँ पर, इतनी गरीबी, और मेरी आंखों देखी बात बता रही हूँ, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ माय रिलेटिव्स लिव ओवर देयर। खोलियों की जो बात शहरों की कर रही है ना जी, मैंने भी कलकत्ता में, बॉम्बे में बहुत बुरा हाल है देखा। मैं समझती हूँ वो अपने लोगों के बारे में सोचे, अगर दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दे शुड थिंक अबाउट देयर ओन पॉपुलेशन और ओन कंट्री। दिल्ली से बाहर निकल जाएं जी, गांव में चले जाएं, यूपी जो कि सबसे अच्छा। मैं तो गांव की बात नहीं, बॉम्बे की बात कर रही हूँ फिर वक्त आपसे। गांव में आप चली जाएंगी ना, आपको आप बहुत माशाल्लाह बहुत फिट है जी, लेकिन आपको देखते ही वो कह देंगे कि ये पाकिस्तानी, बिल्कुल आपको देखते ही कहेंगे ये पाकिस्तानी। मुझे देखते क्यों? हम उनके मुकाबले में वेल ऑफ मोटे हैं थोड़े। नहीं, उस पे मैं डाइट पर भी बहुत असर होता है, क्योंकि मैं भी बहुत इंडिया में घूमा हूँ ना, कलकत्ता से लेकर मुंबई तक। तो कहने का मतलब ये कि ठीक है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो जितनी गुर्बत है, जो शदीद गुर्बत है, उसके पैसे हम लोग उड़ा रहे हैं, आग में जला रहे हैं। इंडिया अपने पैसे आग में जला रहा है, उड़ा रहा है। तो ये जब इश्यूज हमारे सॉल्व हो तो हमें कोई मजीद जंग की जरूरत ना हो, तो ये हमारे पैसे, हमारे वसाइल, इंसान इंडिया में रहते हैं, इंसान पाकिस्तान में रहते हैं। तो इन इंसानों की इंडिया में हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहने जा रही थी कि हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह है, हम वी वर पार्ट ऑफ देम वंस, तो हम तो समझते हैं कि लेट्स वेलकम देम, और हमने वेलकम किया भी। आपको पता है हमारी इंडस्ट्रीज जो है, जो आप देख लें हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने भी आपस में बड़ा अच्छा एक शेक हैंड किया था, तो कितना अच्छा हो गया था। आप यकीन करें कितने रिश्तेदार वहाँ पर जो मेरे भी रहते हैं, सबके रहते होंगे, वो दे वर लाइक सो हैप्पी, दे वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स, वो भी आना शुरू हो गए थे एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। आप अगर यहाँ रेस्टोरेंट्स में जाए तो यू कैन फाइंड मेनी इंडियंस फैमिली दोज हु आर कमिंग इन द ट्रेन्स जस्ट एंड बसेस, कि ये शुरू हो गई थी। तो व्हाई नॉट, मैं समझती हूँ इतना ज़माना आगे हो गया, अब छोटी और ऐसी सोच हटाएं हम, और जो लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं उनका माइंडसेट बनाएं, उनको हम दूर करें, और लेट्स गो फॉर द लिबरल थिंकिंग, ताकि ये सब इश्यूज को खत्म करके लेट्स ब्रिंग पाकिस्तान अप एंड दे शुड आल्सो ब्रिंग देयर इंडिया। हमारी ये सोच नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान को ऊपर लाएं तो हमारी नजर कोई इनके ऊपर ऐसी है कि भाई वो तरक्की ना करें, हमारी सोच नहीं है। यू वर्क फॉर योर कंट्री, सारे इंसान अमन से हो, सारे इंसान। तारिक साहब मैं थोड़ा एक बात बता दूं, ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है आजकल की। जो पहली जो ट्रेन गई थी राजस्थान वाली थार एक्सप्रेस, मैं उसमें राजस्थान गया हुआ था, तो दोनों तरफ यानी कराची से लेकर पाकिस्तान सिंध के बॉर्डर तक, मोनाबाव तक, जो लोगों का जोश खरोश था, रात को 3-3 बजे लोग वो जाड़ियां आग लगा के वेलकम कर रहे थे। अच्छा। मतलब ये सूरत बहुत अच्छा इंडिया में घुसे तो वहां पर भी लोगों ने इतने खुश थे। फिर उसके लेकिन दोनों तरफ के रेलवे मिनिस्ट्रीज ने या हुकूमतों ने इतनी बदमाशी की कि जानबूझ के लोगों को तंग करना। दोनों तरफ, यानी इंडिया के मैं सफर कर चुका हूँ, बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन दोनों तरफ वो जो बोगियां लगाई गई हैं, नाकारा, सड़े हुए, पाकिस्तान ने भी यही काम किया और इंडियन ने भी यही किया। तो जब हमारी दोस्तियां होंगी तो लोगों की जो ख्वाहिश है कि ये एक दूसरे का मुल्क देखें, जान छोड़े ये सारे लड़ाई झगड़े से, मैं समझता हूँ ये काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगा और हमारे सरजमीन के लिए, पूरे खित्ते के लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि हमारे कायद आसिफ जदाई साहब ने एक बात कही थी जो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मसले मैं इस हुकूमत में सेटल कर दूंगा कि लोग याद रखें कि वाकई हमने कुछ करके दिखाया, और इसी को कहते हैं जमहूरी हुकूमत, एंड ही स्टार्टेड ऑन दैट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक ये बात बोली नहीं है कभी टीवी पे। आपने जो कश्मीर के इशू पे बात थोड़ी सी की थी, हालांकि इशू नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खुल के कर नहीं सकती है, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली कर गई है, बहुत इंटेलिजेंटली कर गई है, एंड इसका क्रेडिट आपके कायद को जाएगा। वो ये है, जो कश्मीर का जो इशू है ना, बहुत ही टेढ़ा है। सही कह रहे हैं। कश्मीरी कहते हैं चित्राल से लेके लद्दाख तक उनका इलाका है। चित्राल तो आपने बहुत पहले NWFP में एब्जॉर्ब कर लिया था। सही है। जो गिलगित बिल्तिस्तान था वो आपने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ था, अब हमने उसको
प्रोविंस बना दिया, बिल्कुल प्रोविंस बना दिया। मेरी अपनी जो थिंकिंग है, इसको उन्होंने बड़े अक्लमंदी से ये काम किया, सेटल किया। इससे कश्मीर का इशू इज़ क्लोज फॉरएवर। मेरी अपनी ज़ाती थिंकिंग है, इसलिए कि सही मानों में देखा जाए तो ये फैक्ट है कि चित्राल टू लद्दाख इज़ ए कश्मीर इशू एरिया। आपने किसी एरिया को अगर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया और एक आज़ाद कश्मीर आपने क्रिएट कर लिया, तो ये आपने एक तरह से वायलेशन की है ऑलरेडी, और ये करने के बाद अब आपका हक नहीं बचता है कि आप बाकी कश्मीर पे क्लेम कर सकें। चलिए, ये एक अलग इशू है। कमिंग बैक टू दिस टू इश्यूज़, ये जो ख़ास तौर से हमने जो बात की आपके इलाके से जो रिलेटेड है, ये बताइए कि जैसे कि ये जो एक आदमी पकड़ा जाता है, आपका आदमी, कितने दिन लग जाते हैं उसको आने में? कानून तो मैंने जो सुना है वो कि जैसे हमने ये फिल्म की जिक्र किया, कानून ये कहता है कि ये तो होगा ना, इंसान है ना, वो बच्चा खेलते खेलते चला गया, बाप पीछे से आया, उसको ही पकड़ लिया उन्होंने, ये तो होगा। ह्यूमन इंडियन भी गलती से आ सकता है। ये दोनों तरफ के रवैये हमें और दोनों की कानून ये है, सही बात है। पूरे दुनिया में बॉर्डर है ना, कोई बॉर्डर के ऊपर दीवारें तो नहीं खड़ी हुई, सही बात है, दीवारें चीन तो कहीं नहीं खड़ी है। तो इसके लिए दुनिया भर में एक कन्वेंशन है, एक कानून है कि अगर कोई गलती से आ जाए तो उससे पूछ करो और मैक्सिमम 3 मंथ का उसको चेक कर लो, बिल्कुल, उसको वापस कर लो। वापस ही करना है ना। अगर जासूस भी था तो उसको आपने पकड़ लिया, वापस कर दिया तो जासूस तो वापस चला गया, ना कि उसको अपने जेल में बैठा के उससे जासूसी करवाओ मजीद। लेकिन इस फिल्म में जैसा हमने देखा, वो सालों महीनों फंसा। आपके जो फिशरमैन जाते हैं उनको औसतन कितना वक्त लग जाता है? देखिए, ये कोई तय नहीं है। अच्छा, जैसे लोग पकड़े जाते हैं, जैसे बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि वायलेशन हुआ है, तो हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में 1935 के एक्ट के मुताबिक तो हमारा है पासपोर्ट एक्ट। पासपोर्ट एक्ट के जो ना सेक्शन 3 और 7 के तहत लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उसका मिनिमम या मैक्सिमम 3 मंथ। अगर उस पर कोई और एलिगेशन नहीं, इंटरनेशनल लॉ, अगर उस पर कोई और एलिगेशन नहीं, उसके बाद उसे पेश करते हैं, वो 3 महीने सजा भुगतता है। फिर उसके बाद वो इंतजार में रहता है कि जब दोनों मुल्क एक दूसरे के जंगी कैदियों की तरह, बिल्कुल ये होता है कि जंगी कैदियों को छोड़ेंगे, जाल लेके वो जंगी कैदी कैसे बन गया भाई? अच्छा, उसमें कोई कौन सी हथियार, जो कुछ नसीब होगा वो गिरफ्तारी के 3-4 महीने बाद ही रिहा होता है। किसी को 3-4 साल लगते हैं, किसी को 10-10, 11-11 साल लगते हैं। तो ये एक अलमिया है, वही इंडियंस का भी होता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जुडिशरी प्रोसेस दोनों साइड पे देखा जाए ना तो लॉक जैम में फंसा हुआ है। केसेस ज़्यादा हैं, कोर्ट्स नहीं है, जजेस की कमी है। यहाँ आपके 19 लाख केसेस फंसे हुए हैं। जुडिशरी को भी इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। लेट्स से दिस थिंग आपके अपने शहरी बाकी चीजें छोड़कर लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। सही कह रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे इनोसेंट हैं, तो आवर जजेस शुड मेक श्योर कि उनकी जल्दी जल्दी कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द वापस करो यार। आपके मुल्क का ही खर्चा हो रहा है ना। और अभी कितने लोग बैठे हैं इंडिया? आप करेंगे तो वहां से भी आप देखें 550 को आप खिला रहे हैं ना डेली। इनको वापस कर दो, आपके खर्चे बच जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप ये करेंगे तो वो भी तो यही करेंगे। जुडिशरी की बात की कौसर ने, तो अभी ये हुआ कि पिछले इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ पर केस फाइल हुआ, ये असल में पाकिस्तान फिशर फोरम और इंडियन नेशनल फिश फॉर वर्कर ने, हमने आपस में यह तय किया था कि इंटरनेशनल मीटिंग में कि हम लोग अपने अपने मुल्क में जाके अदालतों में जाएंगे। तो वो गए, तो उनकी वजह से 17 वो पाकिस्तानी कैदी जो जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, तो वो पाकिस्तान आए। तो हमने भी यहाँ पर इकबाल हैदर हमारे वकील हैं, तो उसके थ्रू हमने भी सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल की है, ताकि यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी छूट जाएं और अपने अपने मुल्कों में चले जाएं। बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी कटपुर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। बस ये आखिरी में ज़रूर कहेंगे, अल्लाह करे हमारी हुकूमत जब है मौजूद और अवामी हुकूमत है, तो इंशाल्लाह हम बहुत से फैसले कर देंगे। देखिए, और करके दिखाने का मकसद यही है, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा, खत्म हो जाएगी। आप तो पार्टी में हैं जी, आप अपने थ्रू ऊपर तक पहुंचाएं। ज़दाई साहब को बिल्कुल ये चीज़ हमारे पैगाम में कि ऐसे मिले थे आप। जी, हमारी भी हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप जमहूरी हुकूमत हो, लिहाजा आप इस मसले को जमहूरी तौर पर हल किया। बिल्कुल। नाज़रीन, सियाचिन एंसार क्रीक सेटलमेंट पे आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। 2 डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हमारे साथ थे। कंसेंसस यही है कि ये 2 छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। दोनों में बड़ी अच्छी बात यह है कि कहीं भी कोई इंसान या पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ज़मीन के तनाज़ा है।
इसलिए इसको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके, सर्वे वगैरह करके बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आजकल गूगल का ज़माना है, जो आम तौर से हम अपने घर और गाड़ी तक को ग्लोब से देख सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी हुकूमतों को क्या मसला है इन जगहों को मॉनिटर करने का या उस पर डिटरमिन करने का कि सर क्रीक कहाँ से गुजर रहा है। जहाँ से भी गुजर रहा है, आपसे अगर ये नहीं होता कि इधर का उधर की लड़ाई है तो चलो बीच की जो इंटरनेशनल कानून उसी को मानते हुए कर दें, इसमें आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो। आज अगर वो टेरिटरी थोड़ी सी हमारी तरफ मूव करिए, कल हो सकता है इंडिया की तरफ हो जाए। पानी तो किसी से पूछता नहीं है कि मैं किधर जाना है। तो ये दोनों मसले हल हो सकते हैं, और जो टोटल मसले के बीच में उससे जो है ना बहुत अच्छी फ़ज़ा क्रिएट होगी। इमीडिएटली हमारे लड़के हाथ और पाँव कटवाने से बच जाएंगे सियाचिन में, और ये जो हमारे सैकड़ों बेचारे गरीब फिशरमैन जाके इंडिया में फंसते हैं वो बच जाएंगे, इंडियंस यहाँ फंस जाएंगे। तो ये अब दोनों तरफ माशाल्लाह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी लकी कि उसके जो दो कोलिशन पार्टनर्स हैं MQM एंड ANP, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव लुकिंग, दे आल्सो वांट पीस विद इंडिया। और इन दोनों का सपोर्ट उनको 100% मिलेगा। आवाम का सपोर्ट ज़ाहिर है, तभी तो वे आज हुकूमत में बैठे हैं। प्रेसिडेंट जरदारी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि बोल्डली इन इश्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ें। और क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे पूरी एक फ़ौज होती है, चाहे वो कौसर आमिर की सूरत में हो, फौजिया वहाब की सूरत में हो, ये एक पूरी पार्टी है। इट्स नॉट वन मैन, जरदारी इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैम। मगर जब जरदारी साहब एक चीज़ पे साइन करेंगे तो कौसर आमिर विल ऑल्सो स्टैंड बाई इट। ये कोई मिलिट्री हुकूमत के साथ साइन नहीं करें, और हम लोग भी उनके सपोर्ट पे रहेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है इन मसलों को हल करेगी, और इसमें इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं है। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।